नमस्कार दोस्तों। जब हम पॉलिटिक्स शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ तयशुदा तस्वीरें बन जाती हैं। चुनाव, नेताओं के भाषण, सत्ता की लड़ाई, करप्शन, सरकार और विपक्ष। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी यहीं से शुरू नहीं होती और यहीं पर ख़त्म भी नहीं होती। पॉलिटिकल फिलॉसफी असल में यह पूछती है कि हमें किसी के शासन को मानना ही क्यों चाहिए। राज्य को हम पर अधिकार किसने दिया? शक्ति कब वैध होती है और कब वही शक्ति अत्याचार बन जाती है? और आज़ादी सच में क्या है? जो हम करना चाहते हैं वह करने की छूट, या वह आज़ादी जो किसी नैतिक ढांचे के भीतर होती है? यह विषय राजनीति को सतह पर नहीं देखता, यह राजनीति के नीचे छुपे नैतिक सवालों को बाहर लाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी यह मानकर नहीं चलती कि राज्य है इसलिए उसकी बात माननी ही पड़ेगी, या कानून है इसलिए सही ही होगा। वह पूछती है, क्या हर कानून नैतिक रूप से सही होता है? अगर नहीं, तो कब उसका उल्लंघन करना सही हो जाता है? और अगर कोई व्यक्ति राज्य से असहमत है तो क्या विरोध करना उसका अधिकार है या फिर गद्दारी? अब जरा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखिए। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना, टैक्स देना, पुलिस की बात मानना, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, हर जगह नियमों का पालन। हम में से ज़्यादातर लोग यह सब बिना सोचे समझे करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी यहीं रुककर सवाल पूछती है, आप मानते क्यों हैं? डर की वजह से, आदत की वजह से, या इसलिए कि आप सच में मानते हैं कि ये नियम महत्वपूर्ण हैं? पॉलिटिकल फिलॉसफी शक्ति को स्वाभाविक नहीं मानती, वह शक्ति से तर्क मांगती है। इसी संदर्भ में कॉलिन बर्ड की किताब एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल फिलॉसफी बहुत शांति से, बिना नारे लगाए, एक बेहद जरूरी काम करती है। कॉलिन बर्ड आपको कोई तैयार विचारधारा नहीं थमा देते। वह यह नहीं कहते कि यही सबसे अच्छा सिस्टम है या यही सही राजनीति है। वह आपको सोचना सिखाते हैं। कॉलिन बर्ड के लिए पॉलिटिकल फिलॉसफी कोई रटा रटाया विषय नहीं, बल्कि सोचने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप सत्ता से डरकर नहीं, तर्क के आधार पर सहमति या असहमति रखते हैं। यह किताब शुरुआती पाठकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपसे यह अपेक्षा नहीं करती कि आप पहले से हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स या रॉल्स के जानते हों। यह आपको अवधारणाओं से परिचित कराती है, धीरे धीरे, धैर्य के साथ और स्पष्टता में। और गंभीर पाठकों के लिए इसलिए मूल्यवान है क्योंकि यह सरल सवालों के पीछे छुपी गहरी नैतिक उलझनों को उजागर करती है। इस ऑडियो लेक्चर का उद्देश्य यह नहीं है कि आप किसी एक विचारधारा के समर्थक बन जाएं। इसका उद्देश्य यह है कि आप एक सोचने वाले नागरिक बने, ऐसा नागरिक जो समझे कि आज़ादी सिर्फ मनमानी का नाम नहीं है, समानता सिर्फ सबको एक सा बना देने का नाम नहीं है, और लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। यह लेक्चर आपकी सोच को तेज करेगा। जब आप खबरें सुनेंगे, जब आप कानूनों के बारे में पढ़ेंगे, जब सत्ता आपसे आज्ञाकारिता मांगेगी, आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप तर्क करेंगे। और यही पॉलिटिकल फिलॉसफी का असल काम है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको इस तरह के गहरे विचारोत्तेजक ऑडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। अब हम धीरे धीरे उस सवाल की ओर बढ़ते हैं जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का केंद्र है। राज्य क्या होता है और हमें उसकी बात माननी ही क्यों चाहिए? यहीं से हम पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस के अंतर को समझेंगे, अधिकार और शक्ति के बीच के फर्क को पहचानेंगे, और यह भी जानेंगे कि आज्ञाकारिता कब नैतिक होती है और कब सिर्फ मजबूरी या आदत बन जाती है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस के बीच का फ़र्क। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि व्यवस्था कैसे चल रही है, कौन सी गवर्नमेंट है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनती है, इंस्टीट्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं। यह ज़्यादातर क्या है और कैसे है का अध्ययन करती है। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी यहाँ रुकती नहीं, वह पूछती है,
जो चल रहा है क्या वह सही भी है, क्या वह जस्ट है, क्या उसे वैसा ही होना चाहिए। यह फ़र्क बहुत सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक हमें फैक्ट देते हैं, दूसरा हमें वैल्यूज़ पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अब इसी जगह से स्टेट का सवाल उठता है। आम भाषा में स्टेट का मतलब सरकार समझ लिया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए स्टेट सिर्फ सरकार नहीं है। स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हम पर अथॉरिटी का दावा करता है। अथॉरिटी और पावर में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। पावर का मतलब है फोर्स इस्तेमाल करना, अथॉरिटी का मतलब नैतिक रूप से ओबे किया जाना। अगर कोई आदमी गन दिखाकर आपसे कहे कि मेरी बात मानो, तो उसके पास पावर है लेकिन अथॉरिटी नहीं। लेकिन जब स्टेट कहती है कि कानून मानो, तो हम उसे सिर्फ डर से नहीं मानते, हम मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह लेजिटिमेट है। अब सवाल यह है कि स्टेट की लेजिटिमेसी आती कहाँ से है? क्या इसलिए कि हमने इम्प्लिसिटी कंसेंट दिया है? क्या इसीलिए कि हम इसी स्टेट में पैदा हुए? क्या इसीलिए कि स्टेट हमें सिक्योरिटी, रोड्स, एजुकेशन देती है? या फिर इसीलिए कि कोई विकल्प नहीं है? कोलिन बर्ड यहाँ किसी एक थ्योरी को फाइनल आंसर की तरह पेश नहीं करते। वह हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर सोचने के लिए कहते हैं। अब अथॉरिटी के साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं होता। ओबीडियंस का मतलब है रूल को मॉरली एक्सेप्ट करना। अगर मैं किसी रूल को गलत मानता हूँ लेकिन सिर्फ पनिशमेंट के डर से मानता हूँ, तो वह ओबीडियंस नहीं है, वह कंप्लायंस है। यहीं से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सवाल उठता है। क्या हम पर स्टेट की बात मानने का नैतिक ऑब्लिगेशन है? अगर हाँ, तो क्यों? अब इस बहस को लिबर्टी की तरफ ले चलते हैं। लिबर्टी सुनते ही हमें लगता है जो मन करे वह करने की फ्रीडम। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी यहाँ रुकती नहीं। वह पूछती है फ्रीडम किससे और फ्रीडम किस हद तक। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है बिना इंटरफेरेंस के जीना, कोई रोक टोक ना करे, कोई कंट्रोल ना करे। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल होना, अपने डिसीजंस खुद ले पाना। सिर्फ छोड़ा जाना ही फ्रीडम नहीं है, कभी कभी सक्षम बनाया जाना भी फ्रीडम होता है। अगर कोई व्यक्ति टेक्निकली फ्री है लेकिन गरीबी, इग्नोरेंस या बीमारी के कारण अपनी लाइफ शेप नहीं कर पा रहा, तो क्या वह सच में फ्री है? यहीं से स्टेट की भूमिका कंट्रोवर्शियल बन जाती है। स्टेट अगर एजुकेशन और हेल्थ में इंटरवेन करती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वह लिबर्टी छीन रही है और कुछ कहते हैं कि वह लिबर्टी क्रिएट कर रही है। अब आते हैं इक्वलिटी पर। इक्वालिटी का मतलब यह नहीं कि सब लोग एक जैसे हों। मॉरल इक्वलिटी का मतलब है हर इंसान की लाइफ की इक्वल वैल्यू। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है हर सिटीजन का इक्वल स्टेटस, वोट, राइट्स, लीगल प्रोटेक्शन। लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इस पूरे आइडियाज़ को चैलेंज कर देती है। अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों, तो क्या पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रैक्टिकली रह पाती है? यहीं से जस्टिस का सवाल पैदा होता है। जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, जस्टिस फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है। कौन क्या डिजर्व करता है, कौन से रूल्स फेयर हैं, और फेयरनेस डिसाइड कौन करता है। जस्टिस, राइट्स और ड्यूटीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट्स कभी एब्सोल्यूट नहीं होते, हर राइट्स की बाउंड्रीज होती हैं। स्पीच फ्री है, लेकिन अगर वह दूसरों को हार्म करे तो। प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन अगर उससे एक्सट्रीम इनइक्वलिटी पैदा हो जाए तो। अब लॉ, कंसेंट और ज़बरदस्ती को साथ समझना ज़रूरी है। लॉ फोर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन सिर्फ फोर्स लॉ को लेजिटिमेट नहीं बनाता। कंसेंट चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, लॉ को नैतिक आधार देता है। और जब कंसेंट कमज़ोर पड़ने लगता है, तो डिसेंट और सिविल डिसओबीडियंस की जगह बनती है। रूल तोड़ना हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी रूल तोड़ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी इसी टेंशन में जीती है, लिबर्टी और सिक्योरिटी के बीच, इक्वलिटी और मेरिट के बीच, अथॉरिटी और ऑटोनॉमी के बीच। कॉलिन बर्ड बार बार यह रिमाइंड करते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का काम यह तय करना नहीं है कि एक ही सही आंसर क्या है। उसका काम है हमें बेहतर सवाल पूछने लायक बनाना। और जब हम सवाल पूछना सीख जाते हैं, तो हम पॉलिटिक्स को ब्लाइंड फेथ से नहीं
रीजन्ड जजमेंट से देखते हैं। यहीं से हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां हम पॉलिटिकल फिलोसफर की तरह सोचना शुरू करते हैं। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि स्टेट क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है। अब सवाल यह बन जाता है कि इन सवालों के बारे में सोचा कैसे जाए। यहीं पर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को सिर्फ नॉलेज का विषय नहीं बल्कि थिंकिंग की प्रैक्टिस के रूप में समझना शुरू करते हैं। कॉलिन बर्ड बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का मकसद आपको सही आइडियोलॉजी पकड़ा देना नहीं है। इसका मकसद है आपकी सोच को डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट बनाना। पॉलिटिकल फिलॉसफर की तरह सोचना मतलब ओपिनियंस रखना नहीं होता, मतलब होता है अपने ओपिनियंस को खुद के सामने जस्टिफाई कर पाना। ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो जवाब इमोशंस में बदल जाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी इमोशंस को डिनाई नहीं करती, लेकिन वह इमोशंस को आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस करना चाहती है। यहाँ सबसे पहला स्किल है सवाल पूछने की हिम्मत। पॉलिटिकल फिलॉसफर सबसे पहले यह नहीं पूछता कि कौन सही है, वह पूछता है इस क्लेम का आधार क्या है। अगर कोई कहता है स्टेट को एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, तो पॉलिटिकल फिलॉसफर पूछेगा क्यों और किस लिमिट तक। अगर कोई कहता है लिबर्टी सबसे ऊपर है, तो सवाल उठेगा क्या लिबर्टी हमेशा इक्वलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर दोनों टकराएं तो यही जगह है जहां क्लियर आंसर से ज़्यादा क्लियर थिंकिंग ज़रूरी हो जाती है। पॉलिटिकल फिलॉसफी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देती, वह एम्बिग्यूटी के साथ जीना सिखाती है। मॉरल रीजनिंग यहाँ सेंट्रल रोल निभाती है। मॉरल रीजनिंग का मतलब है सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना, बल्कि फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और यूनिवर्सलिटी के बारे में सोचना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे राइट्स प्रोटेक्ट हों, तो क्या मैं दूसरों के राइट्स को भी उसी सीरियसनेस के से मानता हूँ? अगर मैं असहमति को अपना राइट मानता हूँ, तो क्या मैं दूसरों की असहमति की भी टॉलरेट कर सकता हूँ जब वह मेरे बिलीफ्स के खिलाफ हों? पॉलिटिकल फिलॉसफी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है। वह पूछती है क्या तुम वही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई कर रहे हो या सिर्फ वहाँ जहाँ तुम्हें फ़ायदा हो। पॉलिटिकल फिलॉसफर बनने का मतलब न्यूट्रल होना नहीं है, मतलब है इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होना। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट आता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी सर्टेनिटी से अनकंफर्टेबल होती है। पॉलिटिक्स में सर्टेनिटी डेंजरस हो सकती है जब कोई आइडियोलॉजी यह क्लेम करने लगती है कि उसके पास सारे आंसर हैं, तो असहमति इमोरल घोषित कर दिया जाता है। कोलिन बर्ड हमें यह सिखाते हैं कि डाउट वीकनेस नहीं है, डाउट डेमोक्रेसी का ऑक्सीजन है। पॉलिटिकल फिलॉसफर यह मानता है कि हर सिस्टम इम्परफेक्ट है, हर रूल कॉन्टेस्टेबल है और हर अथॉरिटी क्वेश्चन की जा सकती है। इसका मतलब कैओस नहीं है, इसका मतलब ब्लाइंड ओबीडियंस का अंत है। अब सोचिए, अगर सिटीजन्स सवाल पूछना बंद कर दें तो लॉज कैसे एवॉल्व होंगे, इंस्टीट्यूशंस कैसे अकाउंटेबल रहेंगे। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें पैसिव सब्जेक्ट से एक्टिव मोरल एजेंट बनाती है। अब यहाँ कोई आइडियोलॉजी नहीं दी जाती, कोई लेबल नहीं दिया जाता। लिबरल, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट ये सब सेकेंडरी हो जाते हैं, प्राइमरी बन जाता है सोचने का तरीका। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि डिसएग्रीमेंट फेलियर नहीं है, डिसएग्रीमेंट डेमोक्रेसी की कंडीशन है। अगर सब लोग एक जैसा सोचने लगे तो पॉलिटिक्स मर जाती है। इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफर आम सहमति से ज़्यादा रीजन्ड डिसएग्रीमेंट को वैल्यू करता है। और यहीं से लिसनर धीरे धीरे समझने लगता है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी किताबों तक सीमित नहीं है, यह हर उस जगह मौजूद है जहां पावर और मोरालिटी टकराते हैं। अब अगला सवाल खुद ब खुद सामने आता है। आज के वर्ल्ड में जहां फियर, सिक्योरिटी, इनइक्वलिटी और सर्विलेंस हमारी रोज़मर्रा की रियलिटी बन चुके हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी पहले से ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गई है? हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अनसर्टेनिटी रोज़मर्रा का अनुभव बन चुकी है। सिक्योरिटी के नाम पर सर्विलेंस बढ़ रहा है, फ्रीडम के नाम पर मार्केट्स सब कुछ तय कर रहे हैं। इक्वलिटी की बात होती है, लेकिन इनइक्वलिटी पहले से ज़्यादा दिखने लगी है।
पॉलिटिकल फिलॉसफी यहाँ कोई लग्जरी नहीं रह जाती, यह सर्वाइवल स्किल बन जाती है। सबसे पहले फ्रीडम और सिक्योरिटी के टेंशन को देखिए। हर सोसाइटी को सिक्योरिटी चाहिए। वायलेंस, टेररिज्म, क्राइम, इनसे प्रोटेक्शन ज़रूरी है, लेकिन सवाल यह है कि सिक्योरिटी के नाम पर लिबर्टी कितनी कम की जा सकती है। अगर स्टेट कहे कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारी प्राइवेसी ख़त्म करनी पड़ेगी, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी पूछेगी किस हद तक, किसकी निगरानी और किसकी अकाउंटेबिलिटी। सिक्योरिटी बिना लिबर्टी के प्रोटेक्शन नहीं, कंट्रोल बन जाती है। अब इक्वलिटी और मेरिट के बीच की टकराहट को समझिए। मॉडर्न सोसाइटीज़ मेरिट की बात करती हैं, जो मेहनत करे, जो टैलेंटेड हो वही आगे बढ़े। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी यह पूछती है, मेरिट आता कहाँ से है? अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलती है क्या? अगर स्टार्टिंग लाइन ही अनइक्वल हो तो रेस को फेयर कैसे कहा जाए? यहीं पर वेलफेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेट इंटरवेंशन कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, कुछ कहते हैं स्टेट कम कर रही है। पॉलिटिकल फिलॉसफी इन दोनों को सुनती है और पूछती है जस्टिस किस साइड पर है। अब डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी को हम अक्सर सेल्फ एविडेंट गुड मान लेते हैं। वोट डाल दिया, सरकार चुन ली, काम खत्म। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी यहाँ रुकती नहीं, वह पूछती है क्या सिर्फ वोटिंग से डेमोक्रेसी पूरी हो जाती है? अगर मेजॉरिटी किसी माइनॉरिटी के राइट्स ख़त्म कर दे, क्या वह भी डेमोक्रेसी है? अगर सिटीजन्स मिस इन्फॉर्म्ड हों, मैनिपुलेटेड हों, तो कंसेंट कितना मीनिंगफुल रह जाता है? डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन से नहीं, सिटीजन्स की सोच से जिंदा रहती है। और यहीं पर पॉलिटिकल फिलॉसफी डेमोक्रेसी की गार्जियन बनती है। यह पावर को रिमाइंड करती है कि मेजॉरिटी भी मॉरली लिमिटेड होती है। अब स्टेट पावर और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर सवाल आता है। मॉडर्न स्टेट पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। डेटा, टेक्नोलॉजी, ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ उसके पास है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब यह नहीं कि कोई किसी को जवाबदेह नहीं हो। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने लाइफ डिसीजन का ऑथर हो। जब स्टेट वेलफेयर देती है तो ऑटोनॉमी एम्पावर भी होती है, लेकिन जब स्टेट ओवर रेगुलेट करती है तो ऑटोनॉमी श्रिंक भी हो सकती है। पॉलिटिकल फिलॉसफी यही बैलेंस तलाशती है। नो एब्सोल्यूट आंसर, सिर्फ केयरफुल जजमेंट। आज की दुनिया में फियर बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। फियर पॉलिटिकल पावर का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। फियर ऑफ आउटसाइडर्स, फियर ऑफ डिफरेंस, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल फिलॉसफी फियर के सामने रीजन को खड़ा करती है। वह पूछती है क्या यह फियर जस्टिफाइड है, क्या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जब सिटीजन्स डर के आधार पर डिसीजन लेने लगते हैं तो लिबर्टी चुपचाप डिसॉल्व होने लगती है। इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी आज मॉरल रेजिस्टेंस बन जाती है। यह रिमाइंड करती है कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम ट्रेड करना हमेशा इनोसेंट नहीं होता। अब इस पॉइंट पर हम महसूस करने लगते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी कोई एब्स्ट्रैक्ट डिबेट नहीं है। यह न्यूज़ में है, यह पॉलिसीज़ में है, यह लॉज में है और यह हमारी डेली चॉइसेस में है। अब हम यह तय करते हैं कि किस बात को टॉलरेट करना है और किस बात का विरोध करना है। तब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अब जब सारे कंसेप्ट, टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ दिखने लगते हैं तो ज़रूरत पड़ती है उन सबको जोड़कर देखने की, जहाँ यह सवाल नहीं रह जाता कि कौन सा सिस्टम सही है, बल्कि यह सवाल रहता है कि हमें किस तरह का सिटीजन बनना है। अब तक हमने कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम चुनने की कोशिश नहीं की। हमने यह नहीं कहा कि लिबरलिज्म सही है या सोशलिज्म, स्टेट ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए या कम। और यही इस लेक्चर की सबसे ज़रूरी बात है। इस किताब का सेंट्रल मैसेज यह नहीं है कि पॉलिटिक्स के सारे सवालों के आंसर मिल सकते हैं। इसका मैसेज यह है कि पॉलिटिक्स के सवालों को सोचे बिना एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि पावर जब भी क्लेम करे तो उससे रीज़न मांगना ज़रूरी है। जब स्टेट अथॉरिटी मांगे तो लेजिटिमेसी पूछना ज़रूरी है। जब लिबर्टी सीमित की जाए तो जस्टिफिकेशन मांगना ज़रूरी है। जब इक्वलिटी की बात हो तो फेयरनेस की डेफिनेशन पूछना ज़रूरी है। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके पास शायद क्लियर आंसर ना हो, लेकिन आपके पास बेहतर सवाल होंगे।
और पॉलिटिकल फिलॉसफी में बेहतर सवाल कमज़ोरी नहीं होते, स्ट्रेंथ होते हैं। अब यह समझने लगता है हम कि वह सिर्फ लॉ फॉलो करने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है, यह एक मॉरल एजेंट है, एक ऐसा व्यक्ति जो ओबीडियंस और एग्रीमेंट में फ़र्क समझता है, जो डिसेंस को कैओस नहीं डेमोक्रेसी की ज़रूरत मानता है, जो मेजॉरिटी के फैसलों को भी मॉरल इन्वेस्टिगेशन से बाहर नहीं रखता। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें एक्सट्रीम बनने से नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनने से जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि सर्टेनिटी डेंजरस हो सकती है और डाउट प्रोडक्टिव हो सकता है। अब जब आप न्यूज़ देखोगे, पॉलिसीज़ के बारे में सुनोगे या अथॉरिटी किसी बात पर जोर डालेगी, तो आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे, आप सोचोगे और पूछोगे, क्या यह फेयर है? क्या यह नेसेसरी है? क्या इसे अल्टरनेटिव नहीं हो सकते? और यही डेली लाइफ में पॉलिटिकल फिलॉसफी को अप्लाई करने का तरीका है। पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, पॉलिटिक्स वहाँ होती है जहाँ रूल्स बनते हैं, जहाँ पावर इस्तेमाल होती है और जहाँ साइलेंस या रेजिस्टेंस चुना जाता है। अगर हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं तो पावर अनचैलेंज्ड हो जाती है। अगर हम रीज़न के साथ सवाल पूछते हैं तो पावर अकाउंटेबल बनती है और यही डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का कोर है। इस लेक्चर का उद्देश्य आपको किसी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा करना नहीं था, इसका उद्देश्य आपको सोच के साथ खड़ा करना था। अगर आप इस लेक्चर के बाद आप थोड़े ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं, थोड़े ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं और थोड़े ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए हैं अपने बिलीव्स के बारे में, तो यह लेक्चर अपना काम कर चुका है। अब बिल्कुल अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको यह लेक्चर मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो सिर्फ मानना नहीं, सोचना भी पसंद करते हैं। आपका सपोर्ट ही इस तरह के गहरे, शांत और सोचने वाले कंटेंट को जिंदा रखता है। धन्यवाद इस पूरी बौद्धिक सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए।